हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। माई सेल्फ राकेश चौधरी और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से फिर से वापस से एक बार स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लास 12th का। ये चैप्टर का नाम जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें जो बताया गया है बाबू, जो इसमें 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हैंडी फ्यूल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा। लास्ट क्लास में मैंने कराया था आप लोगों को चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो अपलोड करा हुआ है। अगर जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज उस पे जाकर के जरूर इसको देखें। और आज मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा जब भी अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है बेटा सिद्धांत। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रिंसिपल्स किसके ऊपर बेस्ड होता है बेटा? सिद्धांत, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस चैप्टर में हम बात करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेटा 14th प्रिंसिपल गिवन बाय हैंडी फ्यूल। हैंडी फ्यूल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिया था, ये इस पे बहुत ज्यादा केस स्टडीज पूछे जाते हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टेट द मीनिंग एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या नेचर है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम किसे कहते हैं, इस तरह से बताया गया है बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टेलर्स ने क्या, टेलर्स के प्रिंसिपल में और हैंडी फ्यूल के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो आपका कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेन द फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए बेटा, फ्यूल्स, फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है बेटा सिद्धांत, मैंने अभी आपको बताया था। तो यहां पर हैंडी फ्यूल ने कितने प्रिंसिपल्स दिया था बेटा? तो 14 प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ द मैनेजमेंट, इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल स्कूल इन द मैनेजमेंट थॉट फ्यूल्स administrative theory provides the important link, while the Taylor succeed in the revolutionizing the working in the factory shop floor in terms of the driving the best method of fair the work। इन्होंने ज्यादातर फोकस करा है कि डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर। तो सबसे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, हैंडी फ्यूल एक्सप्लेन व्हाट अमाउंट टू बी मैनेजर वर्क। एक मैनेजर को क्या अमाउंट देना चाहिए इसके बारे में उन्होंने बताया। और अगर इनकी प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन डूइंग हिज वर्क। इफ द वर्कर एफिशिएंसी मैटर्स इन द फैक्ट्री सिस्टम, सो डज द मैनेजरियल एफिशिएंसी। फ्यूल्स कंट्रीब्यूशन मस्ट बी। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा यहां पे, तो 1860 में 1860 माइनिंग इंजीनियरिंग और फ्यूल की अगर हम बात करें तो इन फ्रेंच मैनेजमेंट theorist whose theories concerning scientific organization labor widely influencing the beginning of the 20th century। देखो इन्होंने जो दिया था 14th प्रिंसिपल्स, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर 14th प्रिंसिपल इन्होंने दिया था हैंडी फ्यूल ने। हैंडी फ्यूल हम इनको कहते हैं जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1949 एंड वाइडली कंसीडर्ड एज अ foundational work in the classical management। Father Fayol is also known as father of जनरल मैनेजमेंट। ये ध्यान रखिएगा बेटा, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि फ्यूल का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहोगे हैंडी फ्यूल। इनका जो है
कंट्रीब्यूशन जो बहुत ज्यादा ही रहा है, फॉर दिस एग्जांपल कंट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्यूल को हम जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। और इन्होंने 14th प्रिंसिपल के बारे में दिया था। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है हम उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क। इन्होंने कहा था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है और ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर के जाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ेगा, पहले काम को बांटना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क्स लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जब काम को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो वहां से स्पेशलाइजेशन जनरेट होती है। तो इन्होंने कहा, हेनरी फ्यूल ने कहा कि सबसे पहले अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर के जाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क पे इन्होंने फोकस करा। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या आता है बेटा? स्पेशलाइजेशन आती है, एक्सपर्टीज आती है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा? स्पेशलाइजेशन लाने के लिए सबसे पहले इन्होंने काम को, एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले काम को क्या करना है? डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल टास्क। छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे जॉब में इनको असाइन किया। इससे क्या हुआ बेटा? स्पेशलाइजेशन जनरेट हो गई। हु इज कंपिटेंट टू रिक्वायर द परफॉर्म। अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी वर्कर अगर काम कर रहा है तो उसको अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनके कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग अगर काम दिया जाएगा बेटा तो वहां पर स्पेशलाइजेशन जनरेट होगा। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहला फोकस क्या करा? डिवीजन ऑफ वर्क। अगर ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर के जाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिवीजन करना पड़ेगा वर्क को। इससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन जनरेट होगी। और ऑर्गेनाइजेशन में आप इंडिविजुअली काम नहीं करते हो, इट इज एन ग्रुप एंड एक्टिविटीज, जहां पर आप सभी ग्रुप में काम करते हो। इसीलिए बताया गया है कि आपको डिवीजन ऑफ वर्क पे काम करना पड़ेगा बेटा। तो यहां पर बताया गया है कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क जॉब्स, अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज कंपिटेंट टू रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। अगर मान लो अगर किसी को काम अगर बांट दिए हो आपने और उसके कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग अगर काम मिलेगा तो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। दस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। यही बात मैंने आपको बताया कि जब काम को छोटे टुकड़ों में बांटोगे तो यहां से स्पेशलाइजेशन जनरेट होगा। और specialization is the most efficient way to use the human efforts in the business. Work can be performed more efficiently if it is divided into specialized tasks, each performed by the specialist and trained employees. अब यहां पे काम को अगर डिवाइड करोगे तो यहां से क्या होगा? स्पेशलाइजेशन जनरेट होगी। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है बेटा, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, हर तरह का डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग के डिपार्टमेंट होते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट जो है अलग अलग होते हैं। तो सभी को अगर उसके अकॉर्डिंग अगर काम मिलेगा तो इससे स्पेशलाइजेशन जनरेट होगा बेटा। चलिए हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं आगे बेटा। देखो सबसे पहले हेनरी फ्यूल ने क्या कहा कि सबसे पहले अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर के चलना है तो सबसे पहले हमें डिवीजन करना पड़ेगा वर्क को। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है छोटे छोटे काम को टुकड़ों में बांटना। इससे क्या होगा? जो भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसके अगर नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप काम प्रोवाइड करते हो तो वहां पर स्पेशलाइजेशन जनरेट होती है बेटा। इसलिए सेकेंड जो आपका यहां पर अगर हम कॉन्सेप्ट की अगर बात करें सेकंड की तो यहां पर बताया गया है बेटा कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बेटा और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके डिसीजन अगर मेकिंग पावर अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगा। तो हेनरी फ्यूल ने क्या कहा था हम जानते हैं बेटा। सबसे पहले उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू फ्यूल, अगर हम फ्यूल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड obtain obedience and responsibility is contrarily authority. Two types of authorities: official authorities which is authority to command and personal authority which is authority to the individual manager. पर्सनल अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल मैनेजर के पास होती है, और अगर हम ग्रुप की अगर बात करें, ऑफिशियल अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको कमांड देना होता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि पहले अथॉरिटी भी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में सब यहां पर जितने भी लेवल के पर्सन जो होते हैं, अगर मैनेजर है तो मैनेजर के ऊपर भी लोग होते हैं, तो यहां पर अथॉरिटी भी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। अथॉरिटी का मतलब यहां पर होता है सीनियर पर्सन के थ्रू क्या होता है इंस्ट्रक्शन मिलती है, और यहां पर जो भी सुबॉर्डिनेट्स हैं उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं बेटा। तो यहां पर सेकंड जो आपका प्रिंसिपल्स है जो हम उसको कहते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहां पर बताया गया है कि अथॉरिटी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अथॉरिटी दोनों तरह के हो सकते हैं, ये फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। मैनेजर रिक्वायर अथॉरिटी
commensurate with their responsibility. There should be balance between the authority and responsibility. बेटा एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का बैलेंस होना चाहिए. ज्यादा अथॉरिटी का मतलब क्या हो सकता है? ओवर बर्डन ऑफ वर्क. और अगर अथॉरिटी कम होगा तो वहां पर मिसयूज हो सकता है पावर का. तो इसीलिए ध्यान रखिएगा यहां पर बैलेंस भी होनी चाहिए अथॉरिटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है बेटा. चलिए हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं. चलिए तो पहला कौन सा हमने बताया? डिवीजन ऑफ वर्क. सेकंड हमने क्या बताया? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और थर्ड अब हम करने जा रहे हैं बेटा थर्ड जो है जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन. जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको आज बताता हूं. DCD, डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन. जीवन में ये चीज आपको ध्यान रखना है बाबू. ये चीज आपके साथ साथ अगर आपके जीवन में डेडिकेशन है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अगर आपने कमिटमेंट करा है, आपने डिटर्मिनेशन करा है कि मुझे ये करना है, और आपने डिसिप्लिन बनाना रखा है कि मुझे इस टाइम पे करना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे. तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो डिसिप्लिन्ड वे में होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, ताकि उनके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए. तो जीवन में ध्यान रखिएगा DCD का मतलब होता है डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन. तो ये बहुत ज्यादा ही इंपैक्ट देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इवन आप रियल लाइफ में भी अगर अपने जीवन में भी अगर DCD अगर आपने फॉलो नहीं करा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो बेटा. तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. अगर आपने अब प्लान करा कि मुझे कल से अगर मान लो जिम जाना है या कोई काम करना है या कोई अपने आप से कमिटमेंट करा है, तो उसको पूरा करोगे तभी आपका, और जब उस पर एक्शन लोगे, जब उस पर एक्ट करोगे तभी आपका रिजल्ट आएगा. ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा बेटा. तो हम जानते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होगा बेटा. तो डिसिप्लिन इज द obedience to the organization rules and employment arrangement which are necessary for the working of the organization. According to Fayol, discipline is required for good superiors. भैया डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज होती है. उससे यह साबित होता है कि एक अच्छे सुपीरियर्स जो होते हैं एट ऑल द लेवल्स, क्लियर एंड फेयर agreement and judicious application to the penalties. So suppose the management and labor unions have entered into the agreement whereby the workers have agreed to put in extra hours without any additional payment, revive the company and out of the loss in the return of the management promised in the increase in the wages or the worker when the missions accomplished. Here discipline when applied mean to the workers or the management both ऑनर एंड कमिटेड. तो यहां पर आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप अपने डिसिप्लिन को लेकर के बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहे, कमिटेड रहे, तभी जाकर के आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो. तो डिसिप्लिन के बारे में उन्होंने डिस्कस करा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा. चलिए हम आगे बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए इनका फोर्थ प्रिंसिपल है. अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी वन एंड ओनली बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल. एक व्यक्ति के लिए एक CIC हो गया, सर्टिफाइड इंटरनेट कंसल्टेंट हो गया, इनके लिए एक बॉस होना चाहिए. अगर वन पर्सन के लिए वन बॉस होना चाहिए. एंड फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑफ द एम्प्लॉइज. क्योंकि यहां पर कमांड जो है ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए एक अगर मैनेजर है, उनके पास 4 लोगों का टीम है, तो वहां पर जो उनके टीम में जो लोग हैं तो उनको क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी अगर पर्सन अगर टीम में है, कोई भी अगर मान लीजिए एम्प्लॉइज है, तो उनके 4 बॉस नहीं होना चाहिए, 5 बॉस नहीं होना चाहिए. तो एक पर्सन जो है, तो यहां पर यही बताया गया कि देयर शुड बी वन एंड ओनली बॉस फॉर द एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज. एक एम्प्लॉइज के लिए एक ही बॉस होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे होंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो काम कैसे करेंगे. तो यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड भी होना चाहिए. अगर मान लीजिए एक बॉस है और उनके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, अगर बहुत सारे उनके अगर बॉस होंगे तो यहां पर कंफ्यूजन होगा, आप उनको भी डाउट्स होगा कि हमें किसकी बात माननी है, कैसे काम करना है. तो ये चीज हमें ध्यान रखना है बेटा. इफ द एम्प्लॉइज गेट्स ऑर्डर्स फ्रॉम 2 सुपीरियर्स, अगर एम्प्लॉइज को ऑर्डर मिल रहा है 2 सुपीरियर्स एट अ सेम टाइम, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायोलेटेड. ये ध्यान रखिएगा कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ही होता है कि यहां पर हम क्या कहते हैं कि वन पर्सन वन बॉस, एक पर्सन के साथ एक बॉस होना चाहिए. अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर होंगे तो इस रूल को वायलेट हम कर देते हैं बेटा. तो इस बात का ध्यान रखना है. चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. और 5th प्रिंसिपल जो है उसका नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन.
कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी का डायरेक्शन एक ही होगा, उन सभी का ऑब्जेक्टिव एक ही होगा। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करना ही उन सभी का टारगेट होगा। तो सभी का डायरेक्शन एक होना चाहिए, सभी का ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए, तभी जाकर के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी बेटा। चलिए हम इस तरह से बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर क्या क्या चीज आती है। तो ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स सेम डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले चाहे छोटे लेवल पे हैं, चाहे बड़े लेवल पे हैं, चाहे मिडिल लेवल पे हैं, किसी भी लेवल पे है, डजेंट मैटर, सभी का कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सभी का सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सभी एक तरह से आगे बढ़ेंगे तभी जाकर के सबका साथ और सबके विकास वाली बात है। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में एवरीवन शुड बी यूनिटी, यहां पर सभी का यूनिटी होना जरूरी है बेटा। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अभी तक हमने क्या पढ़ा? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद हमने पढ़ा डिसिप्लिन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं चलिए बेटा अब हम बात करते हैं सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहां पर क्या है? सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट की हम बात करते हैं बेटा। तो यहां पर देखिएगा ये आपका सिक्स्थ प्रिंसिपल्स है हेनरी फ्योल के द्वारा गिवन, इट इज गिवन बाय हेनरी फ्योल। देखो यहां पर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रायोरिटी ओवर द interest of any of the individual employees according to the Fayol. Every worker has a some individual interest for the working in the company. The company got its own objective. For example, the company would be want to maximum output of from its employees at a competitive cost salary. On other hand, an employees may want to get maximum salary while working the least. In another situation, individual employees may demand some concession which is not admissible to any other employees, like working for the less time. In all the situation of the interest of the groups of the company will the supersede the interest of the any individual. यहां पर ये बताया गया है कि subordination of individual interest to the general interest. तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉइज काम कर रहा है तो उनको आप सही तरीके से वर्कर को पे करें। और इन्होंने हेनरी फ्योल ने बताया है कि यहां पर उनके अकॉर्डिंग, जैसे देखिए द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द वन ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो इन्होंने एम्प्लॉयज के ऊपर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को लेकर के फोकस करा है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इंडिविजुअल अगर एम्प्लॉयज काम कर रहा है तो उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, उनको उनके इंटरेस्ट में, उनके हित में रह करके हमें काम करना चाहिए। तो हेनरी फ्योल ने ये बातें बताई बेटा। चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है बेटा, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑन द बेसिस, कभी भी अगर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चंस आता है तो आपको 3 कॉलम बनाना है, ऑन द बेसिस ऑफ, और जो भी आप डिफरेंस करने वाले उनका नाम, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ एम, ऑन द बेसिस ऑफ इंप्लीकेशंस। इस तरह से आपको बताने हैं कि किस तरह से आपको यहां पे काम करने हैं बेटा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, one subordinate should receive order from one superior। यहां पर एक subordinate जो है, एक एम्प्लॉय जो है, उनको ऑर्डर्स अगर मिलेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉस के थ्रू उनको ऑर्डर्स मिलना चाहिए। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड्स। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है एम्प्लॉय में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एवरी एम्प्लॉयज सभी का सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट को पूरा करना, ये काम ऑर्गेनाइजेशन में करने वाले एम्प्लॉयज का होना चाहिए। तो ईच ग्रुप एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, जितने भी ग्रुप्स होंगे बेटा यहां पर सभी का सेम ऑब्जेक्टिव होगा और सभी का सेम प्लान होगा, क्योंकि इट इज एन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है। तो इस तरह से हमें करना है। अगर बात हम करें ऑन द बेसिस ऑफ एम, एम का मतलब बेटा होता है उद्देश्य। इन दोनों का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य की अगर हम बात करें, इट प्रिवेंट्स ड्यूल सुबॉर्डिनेशन, और यहां पर अगर बात करें तो इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सभी व्यक्ति का एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव है, बट यहां पर क्या होता है, ड्यूल। यहां पे अगर एम्प्लॉइज को एक
अगर इंस्ट्रक्शन मिलेगा, ऑर्डर्स ऑर्डर्स अगर मिलेगा तो इनके सीनियर पर्सन के थ्रू या इनके जो भी सुपीरियर पर्सन है उनसे ऑर्डर मिलेगा तभी ये काम करेंगे। तो इस तरह से यहां पर ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब होता है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा बेटा, ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब हर डेबिट का अपोजिट क्रेडिट आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर ड्यूल का मतलब होता है एक जो सुबॉर्डिनेट है उनको ऑर्डर कहां से मिलेंगी, तो उनके सीनियर पर्सन से मिलेंगी, उनके सुपीरियर से मिलेंगे बेटा। तो यहां पर डिस्कस करा गया है। अब हम बात करते हैं इंप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंप्लीकेशन। इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉइज, इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एम्प्लॉइज और इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अब बताओ, अगर यूनिटी ऑफ कमांड में अगर मान लो ये किसको इफेक्ट देता है, तो एक इंडिविजुअल को, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर मिल रही है किसी एक बॉस के थ्रू, तो एक ही व्यक्ति को प्रभावित करेगा। बट अगर हम बात करें बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सभी का डायरेक्शन सेम होती है, तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रभावित करेगी बेटा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सारे ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रभावित करती है बेटा। चलिए इसके बाद हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। देखिए यहां पर है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब बताओ, ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करेगा फ्री में तो नहीं करेगा, पैसे के लिए करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति को पैसे तो चाहिए, वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर यह बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन हैंडी फ्यूल, अकॉर्डिंग टू हैंडी फ्यूल, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको टाइमली रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो उनको अप्रिशिएट करे, उनको हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे, आगे बढ़ाए, प्रमोट करे, एम्प्लॉइज के हित में रह करके हमें काम करना चाहिए। तो रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज की अगर बात करें बेटा, तो द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर होना चाहिए बेटा, एंड बोथ द एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों के बीच में फेयर होना चाहिए। द एम्प्लॉइज शुड बी पेड, employees should be paid fair wages, we should be give them least responsible standard of the living, at the same time should be within the paying capacity of the companies. In other words, remuneration should be just and equitable. This ensure congenial atmosphere and good रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज के लिए काम करोगे तो एम्प्लॉइज भी आपके लिए काम करेगा, और दोनों की जब तालमेल बनेगी तभी तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी ना बेटा। तो हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला अगर पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर बताया गया है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। क्या होता है सेंट्रलाइजेशन बेटा और क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। यहां पर हम अथॉरिटी की डिसीजन मेकिंग को हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं बेटा सेंट्रलाइजेशन। जब किसी भी डिसीजन मेकिंग को आप कंसंट्रेट करोगे हम उसको कहते हैं कि ये सेंट्रलाइजेशन है। वेयर एज डिस्प्रेजल अमॉन्ग द मोर देन वन पर्सन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। जब यहां पर क्या होगा, डिस्प्रेजल होगा बेटा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर इज अ नीड टू बैलेंस subordinate involvement through decentralization। यहां पर अगर तालमेल बनाना है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी विद द मैनेजर्स एंड रिटेंशन ऑफ द फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। द डिग्री ऑफ centralization will be depends upon the degree of centralization depends upon the circumstances which is the company is working, and a general large organization having more decentralization than a small organization. For example, panchayats in our country have been given more powers to decide the spend funds guaranteed to by the government for welfare villages। आज भी देखते हो गांव में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होती है तो लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं, घर में ही या इवन गांव में ही 4 लोगों को बैठा करके यहाँ पर पंचायती वगैरह जो होती हैं उसमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन एट द नेशनल लेवल की हम बात करते हैं बेटा। आगे हम बात कर रहे हैं स्केलर चैन। स्केलर चैन का मतलब क्या होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं ये स्केलर चैन में काम करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन
कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर्स एंड सुबॉर्डिनेट्स। यहां पर सुपीरियर्स भी होते हैं और यहां पर सुबॉर्डिनेट पर्सन भी होते हैं, यहां पर सीनियर लोग भी होते हैं, जूनियर लेवल के भी पर्सन होते हैं। सीनियर सुपीरियर के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है, कोई ऑर्डर्स मिलती है और सुबॉर्डिनेट उसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं। तो यहां पर स्केलर चैन होना चाहिए बेटा। यहां पर आप अकेले कोई काम नहीं करते हो, इट इज अ चैन वर्क, इट इज अ नेटवर्क एक्टिविटीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। तो यहां पर दो पर्संस होते हैं, एक अपर लेवल पे होते हैं, हम उसको सुपीरियर बोलते हैं, और एक लोअर लेवल पे होते हैं, हम उसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं बेटा। द फॉर्मल लाइंस ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट आर नोन एज स्केलर चैन। हम इसकी अगर बात करें, यहां पर देखो बेटा, द फॉर्मल लाइंस ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। जब हम हाईएस्ट से अपर से लोअर की ओर मूव करते हैं बेटा, हम इन रैंक्स को कहते हैं बेटा स्केलर चैन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, अगर फ्यूल के थ्रू अगर हम कहें या फ्यूल के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड बी हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशंस रन्स फ्रॉम टॉप बटम एंड शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर्स एंड सुबॉर्डिनेट्स। यहां पर मैनेजर्स भी होते हैं, सुपीरियर्स पर्सन भी होते हैं और यहां पर सुबॉर्डिनेट्स भी होते हैं बेटा। तो इस तरह से हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहां पर हम बात करते हैं बेटा ऑर्डर की। यहां पर हमारे पास 10th पॉइंट क्या है? ऑर्डर्स। भाई ऑर्डर्स, यहां पर आज्ञा मिलना चाहिए बेटा, आदेश, आज्ञा कह लो या आदेश कह लो। तो अकॉर्डिंग टू, ऑर्डर कहां से मिलती है बेटा? सुपीरियर के थ्रू ऑर्डर मिलती है, इंस्ट्रक्शन मिलती है, और उसको परफॉर्म कौन करता है? सबऑर्डिनेट करता है, एम्प्लॉइज करता है। तो यहां पर ऑर्डर भी, तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल पीपल मटेरियल मस्ट बी सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। हम यहां पर बात करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की बेटा। द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर्स स्टेट दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, everyone and everyone is her or his place. Essential it means the order lines if there is a fixed place for everything। तो यहां पर क्लियर होता है कि किस एम्प्लॉइज को किसके थ्रू इंस्ट्रक्शन मिलती है और किसके थ्रू उस इंस्ट्रक्शन को निभाना है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होना चाहिए बेटा? तो अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीवन एंड everyone in its place. Essentially it means order lines. If there is a fixed place for everything and it is a present there will be no hindrance of activities, और इसको हम कहते हैं this leads to increase the productivity। इससे क्या होगा? आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनके कार्य क्षमता में डेवलपमेंट आएगा। चलिए हम अगला पॉइंट्स की बात करते हैं, इक्विटी। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति जो है इक्विटेबल होना चाहिए, इक्विटी में होना चाहिए, गुड सेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आर नीडेड इंश्योर फेयरनेस एंड ऑफ द ऑल एम्प्लॉइज हु शुड बी ट्रीटेड एज अ फेयरली एज अ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द फ्यूल्स। दिस इज एम्फेसिस काइंडलीनेस। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति दयालु भी होना चाहिए, जस्टिस भी होना चाहिए, उनकी बिहेवियर भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में लॉयल्टी भी होना चाहिए, डिवोशन भी होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स पे हेनरी फ्यूल ने जोड़ दिया कि अगर इस पे अगर हम ध्यान दें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर तरीके से चल सकता है बेटा। चलिए हम आगे और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, उसके बाद है सुटेबिलिटी ऑफ पर्सनल। सुटेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या होता है? सुटेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एम्प्लॉइज टर्न ओवर शुड बी मिनिमाइज्ड, एम्प्लॉइज टर्न ओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। यहां पर अगर हम बात करें बेटा तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉइज टर्न ओवर शुड बी minimized and maintain the organizational efficiency according to Fayol. Personnel should be selected and appointed due to rigorous procedure, but once selected they should be kept their position मिनिमम फिक्स टेन्योर। तो यहां पर यह बताया गया है कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉई टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो यहां पर बताया गया है कि अगर किसी भी अगर हम बात करते हैं सिलेक्टेड दे शुड बी
kept their post position in a minimum fixed tenure. They should be have a stability of tenure. They should be given responsible times to result. तो इस तरह से यहाँ पर बताया कि स्टेबिलिटी होना चाहिए. अगर यहाँ पर कोई भी अगर एम्प्लॉयज को आप हायरिंग करते हो तो उनके अंदर क्या होना, उनकी एक फिक्स पोजीशन होना चाहिए और एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए. दे शुड बी गिवन रिस्पॉन्सिबल टाइम टू शो द रिजल्ट. एक टाइम होना चाहिए कि ये कई बार होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर रहे होते, जॉब तो हम कर रहे होते, लेकिन हमारी हमारी एफिशिएंसी कई बार नहीं बढ़ पाती है, हम ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए. रीजनेबल टाइम टू शो द रिजल्ट ऑफ एनी एडोजिज्म रिगार्ड्स क्रिएट इनस्टेबिलिटी इनसिक्योरिटीज अमॉन्ग द एम्प्लॉइज. दे वुड बी टेन टू ऑर्गेनाइजेशनल रिक्रूटमेंट की बात करते हैं बेटा, सिलेक्शन की बात करते हैं, ट्रेनिंग विल कॉस्ट विल बी हाई. सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल इज गुड बिजनेस. इसको हम क्या मानते हैं, गुड बिजनेस. यहां पर देखो प्रोजेक्ट सेल है और यहां पर रिपोर्ट ऑप्शंस है. तो इस तरह से ये आपके सीनियर देखिए एम्प्लॉइज सजेशन सिस्टम एनकरेज इनिशिएटिव एमंग द ट्रेनीज मैनेजर्स. तो यहां पर एक मैनेजर्स है, वो अपने एम्प्लॉयज को, वो अपनी सुबॉर्डिनेट्स को यहां पर ट्रेंड कर रहे हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट सेल को लेकर के. तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा बेटा. तो इस पर भी उन्होंने ध्यान दिया. देखो बेटा, आ जाओ बेटा, पहले इसको हम डिस्कस करते हैं, इनके 14 प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करते हैं, फिर हम डिफरेंस करेंगे. यहां पर एक इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज कैसे होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, रिसर्च कर सके, इनोवेशन कर सके, सही तरीके से प्लान कर सके, इंप्रूव कर सके. तो हैंडी फ्यूल ने क्या कहा बेटा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है. इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी भी चीज को इंप्रूव करना. तो वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप टू कैरी देयर प्लान्स. जो उन्होंने प्लान करा उसको इंप्रूव करे, उस पर काम करे. इंप्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू फ्यूल. इनिशिएटिव मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन. ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय जो है सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, अपने काम को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के, अपने मिशन को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर के. अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, अगर ऑनेस्ट रहेगा, वो अपने प्लान पे काम कर पाएगा, इंप्रूवमेंट कर पाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो पाएगी बेटा. तो इन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया. इट इज अ थिंकिंग out of executing the plans. It is one of the traits of intelligent person. Initiative should be encouraged, but it does not mean going against established practices of the company. Good company should be an employee's suggestion system whereby the initiative suggestion which result in the substantial cost टाइम ऑफ रिडक्शन शुड बी रिवार्डेड. तो यहां पर क्या होता है, अगर एम्प्लॉय चाहे तो उसको कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है और एम्प्लॉयज यहां पर क्या करना चाहिए, सजेशन देना चाहिए. तो इस तरह की बातें इन्होंने इनिशिएटिव में बताया गया हैंडी फ्यूल के थ्रू. उसके बाद क्या बोला गया, एस्पिरिट डी क्रॉप्स. ये लास्ट प्रिंसिपल है बेटा हैंडी फ्यूल का, जो 14th प्रिंसिपल है इसका लास्ट है ये, कि एस्पिरिट होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है एस्पिरिट होना चाहिए, डी क्रॉप्स होना चाहिए. तो मैनेजमेंट शुड बी प्रमोट टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी. यहां पर हैंडी फ्यूल ने यह संदेश देने का प्रयास करा कि एस्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब यह होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोग एज ए टीम में काम करे, यूनिटी में काम करे, इंडिविजुअली ना काम करे. तो टीम पे काम करना चाहिए, क्योंकि टीम काम करेगी तो काम होगा. आप अकेला, आपके काम करने की भी एक लिमिटेशन होगी बेटा. तो आप कितना काम कर पाओगे, आप अपने कार्य क्षमता, अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तभी हो पाएगी जब टीम पे काम करेंगे. और टीम को लेकर के अगर हम आगे बढ़े तो हमारा क्या होना चाहिए, एस्पिरिट एंड डी क्रॉप्स का हमारा पर्पज होना चाहिए. इस तरह से हम काम करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है यूनिटी बन पाएगा, एक टीम बन पाएगा. तो टीम स्पिरिट वर्ड में काम करना चाहिए. तो ये उन्होंने बताया. थोड़ा सा अभी मैंने एक पॉइंट्स, देखो बेटा यहां पर ये पॉइंट्स मैंने आपको नहीं बताया था, तो यहां पे मैंने आपको कंप्लीट करके बताया कि हैंडी फ्यूल ने कितने 14 प्रिंसिपल जो दिया था उसके बारे में मैंने आपको डिस्क्लोज करके बताया और आपको एक्सप्लेन किया. अब मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा कि देखो फ्यूल देन नाउ, पहले क्या था अब क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. देखो नाउ लेट अस सी व्हाट्स अ प्रिंसिपल मींस द
contemporary business situations, especially service being a high economics like USA, calls a road Rodriguez of Montclair University, upper Montclair हो गया, और USA has a outcome with a following conclusion. तो यहां पर बताया गया है कि 14th principles of the management then now framework today organization published journal. तो ये कुछ खास नहीं है बेटा, यहां पर सिर्फ ये बताया गया है कि 14th प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्यूल, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं बेटा. तो यहां पर आप देख लीजिए पहले क्या था और अभी क्या है. डिवीजन ऑफ वर्क की अगर हम बात करें तो देन स्पेशलाइजेशन इन वर्कर जॉब डिजाइन की बात कर रहे हैं, और अभी अगर हम बात करें तो जनरलाइजेशन इन द वर्कर जॉब डिजाइन. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर मैनेजर शुड बी एम्पावर्ड. मैनेजर यहां पर क्या होना चाहिए, एम्पावर्ड होना चाहिए, और आज के टाइम पे क्या है, एम्प्लॉइज आर एम्पावर्ड. डिसिप्लिन पहले क्या होती थी, मैनेजर के पास वो पावर हुआ करती थी, और आज के टाइम पे क्या हो रहा है बेटा, एम्प्लॉइज के पास वो एम्पावर हो चुकी है. अगर यहां पर बात करें तो फॉर्मलाइज कंट्रोल हुआ करती थी, आजकल क्या हो रहा है, इनफॉर्मल और पीयर प्रेशर कंट्रोल होती है बेटा. यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस. एक एम्प्लॉय जो है अपने ही बॉस को रिपोर्ट करते थे, बट सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट मल्टीपल बॉस. आज के टाइम पे बहुत सारे बॉस हो चुकी है, तो डिफरेंस बताया गया बेटा. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन हैव ओनली वन प्लान्स वन बॉस, और यहां पर फंक्शंस मल्टीपल प्लान्स मल्टीपल बॉसेस. यहां पर बहुत सारे प्लान भी होती है और बहुत सारे बॉस भी हुआ करते हैं. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गुड. एम्प्लॉइज आर कमिटेड to the organization is committed to the employees, vice versa. तो रेम्यूनरेशन उसके बाद बताया गया कि रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल रीजनेबल पे रिवार्ड सिस्टम होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड. आज पहले क्या होना चाहिए, पहले हैंडी फ्यूल ने कहा था कि पहले क्या हुआ करती थी कि आप रीजनेबल, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है एम्प्लॉइज तो उसको रीजनेबल आप पे करें, उसको मजदूरी काम के अकॉर्डिंग दे. बट आज के टाइम पे दिया जाता है बेटा अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस. अगर कंपनी में किसी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो 2-4 महीना तो आपको मौका देंगे, लेकिन अगर अगर आप अच्छा नहीं कर पाए, सैलरी को अगर जस्टिफाई नहीं करोगे तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा बेटा. तो सेंट्रलाइजेशन के बारे में क्या बता, ट्रैकल डाउन द डिसीजन मेकिंग, ट्रैकल रिलेवेंट एचओसी डिसीजन मेकिंग. एस्केलर चेन का मतलब क्या होता है बेटा, हियरार्चिकल फॉर्मलाइज कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए. यहां पर लेस फॉर्मलाइज फ्लटर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर हो चुका है. ऑर्डर की बात करें तो यहां पर इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम टू कंट्रोल प्रोसेस होता है बेटा, यहां पर इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम टू कोऑर्डिनेशन पर्पज होता है. इक्विटी की बात करें तो कमिटमेंट ऑब्टेन्ड थ्रू काइंडनेस. यहां पर आप कमिटमेंट करते थे काइंडनेस तरीका से, दयालु हुआ करते थे पहले लोग. आज के टाइम पे कमिटमेंट ऑब्टेन्ड थ्रू सेंस ऑफ ओनरशिप. आजकल तो अपने पावर की मिसयूज करते हैं, अपने पावर का दिखाते हैं, डोमिनेट करते हैं. तो आज ऐसा हो चुका है. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल की बात करें, ट्रेन एम्प्लॉइज एंड एनकरेज देम टू रिमेन, और ऑन गोइंग एम्प्लॉइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स. उसके बाद इनिशिएटिव की बात करें तो मैनेजर कंसीव, मैनेजर यहां पर क्या करते थे बेटा, कंसीव एंड इंप्लीमेंट न्यू आइडियाज. यहां पे एक मैनेजर उस आइडियाज को कंसीव करते थे और न्यू आइडियाज पे वो इंप्लीमेंट करते थे बेटा. वर्कर्स आज के टाइम पे क्या हो गया है, वर्कर इस चीज को कंसीव कर रहे हैं और इंप्लीमेंट कर रहे हैं न्यू आइडियाज को. एस्पिरिट एंड क्रॉप्स का मतलब मेंटेनिंग द हाई मोरल एंड अमॉन्ग एम्प्लॉइज इन अ इम्प्रैक्टिव बेटा. मेंटेनिंग द हाई मोरल अमॉन्ग द एम्प्लॉइज इज डिजायरेबल. तो इस तरह से बताया गया है. आज इस तरह से काम चलता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. तो आपको ध्यान रखना है जो मैंने अभी बताया कि 14th प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्यूल आपको अच्छे तरीके से करना है, और इस पे केस स्टडीज पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा बेटा. चलिए थोड़ा सा हम डिफरेंस करेंगे बेटा कि डिफरेंस क्या होता है. हेनरी फ्यूल कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा आपको कि हेनरी फ्यूल और टेलर में डिफरेंस क्या है. ये फ्यूल वर्सेस टेलर, इन दोनों में कंपैरिजन क्या है. वी आर नाउ इन द पोजीशन टू कंपेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ फ्यूल एंड टेलर. टेलर का नाम फुल नाम क्या है बेटा, एफ.डब्ल्यू. टेलर हम उनको बोलते हैं. बोथ ऑफ देम हैव कंट्रीब्यूटेड immensely to the knowledge of the management which has the perform on the basis of practice by the manager. It must be pointed out their contribution and complementary each others.
दे कैन बी आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आइए हम डिस्कस करते हैं इन पॉइंट को। तो यहां पर देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने बताया था 3 कॉलम होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस, हैंडी फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर का पूरा नाम क्या बेटा? फेडरिक विंसलो टेलर। अब देखो पर्सपेक्टिव क्या था बेटा, पर्सपेक्टिव क्या था? तो हैंडी ने किसके ऊपर बात करा, हैंडी ने किसके ऊपर डिस्कस करा? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, आपको बताया था देयर आर 3 लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। उसके बाद तो हैंडी ने किस पर ध्यान दिया, इसका प्रोस्पेक्टिव क्या था? टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। जबकि एफडब्ल्यू टेलर की अगर बात करें बेटा, तो शॉप फ्लोर लेवल ऑफ द फैक्ट्री, इन्होंने फैक्ट्री के ऊपर फोकस करा, किसी शॉप के ऊपर बात करा, किसी एक छोटा सा यूनिटी को लेकर के बात करा, बट इन्होंने टॉप लेवल के मैनेजमेंट की बात करी। अगर यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें हम बेटा, तो यहां पर क्या होता है? स्टंच प्रोपोनेंट। बट यहां पर अगर हम बात करें तो डिड नॉट फील दैट इंपॉर्टेंट एज अ अंडर फंक्शनल फॉर्मेनशिप ऑफ अ वर्कर, रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम 8 स्पेशलिस्ट। यहां पर ऑर्डर जो मिलता है बेटा 8 स्पेशलिस्ट को लेकर के इन्होंने बात करा। एक अप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर हैंडी फ्यूल का जो प्रिंसिपल जो है ये अप्लीकेबल है यूनिवर्सली, हर जगह पर इसकी अप्लीकेबिलिटी होती है बेटा। जब हम बात करते हैं एफडब्ल्यू टेलर की, तो अप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन, हर सिचुएशन में एफडब्ल्यू टेलर का जो प्रिंसिपल्स है काम नहीं करता। जबकि यहां पर हैंडी फ्यूल का जो प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो इट इज ए यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी, इट इज अ फंडामेंटल ऑफ ट्रूथ की हम बात करते हैं यहां पर, और ये हर जगह पर अप्लीकेबल नहीं होता। अप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन, सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज सिचुएशन में ही काम करते हैं इनका प्रिंसिपल। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात करें बेटा, तो यहां पर हैंडी फ्यूल के द्वारा जो दिया गया है प्रिंसिपल्स, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। और जबकि हम यहां पर अगर बात करें एफडब्ल्यू टेलर की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो है ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तो एफडब्ल्यू टेलर जो है साइंटिफिक पे ज्यादा जोर दिए हैं, ऑब्जर्वेशन पे जोर दिए हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पे बात करा है। जबकि हैंडी फ्यूल ने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात करा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज की पर्सनल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं बेटा। फोकस की अगर हम बात करें तो इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के ऊपर काम करा। जबकि एफडब्ल्यू टेलर की अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी को लेकर के ही बात करा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, इसके बारे में डिस्कस करा। पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिशनर है बेटा, और ये साइंटिस्ट हम कहते हैं। और इसकी अगर एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम कहते हैं किसको? हैंडी फ्यूल को कहते हैं बेटा। जबकि हम एफडब्ल्यू टेलर को हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इस तरह से इन्होंने बताया बेटा। चलिए आगे हम, ये दोनों के बीच में डिफरेंस था, तो आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हैंडी फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर। तो इस तरह से आपको डिफरेंस को करना है। देखिए बेटा, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है एक्सप्लेन द हैंडी फ्यूल के द्वारा जो प्रिंसिपल्स गिवन है। हैंडी फ्यूल जिन्होंने प्रिंसिपल के बारे में 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था, उनके बारे में डिस्कस करा हमने। टेलर और एफडब्ल्यू टेलर और हैंडी फ्यूल का साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या डिफरेंस है, इसके बारे में डिस्कस करा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है इसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, हम आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बेटा, जब भी हम अगर बात करते हैं बेटा नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट,
नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ पॉइंट्स गिवन है बेटा, उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स, मैंने बताया था प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहां पर कुछ रूल्स होती है, कुछ रेगुलेशंस बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। तो इस तरह से इट इज डिपेंड अपॉन द हाउ दे आर डिराइविंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लोर करते हैं बेटा। देखो अगर हम बात करें तो यहां पर द फॉलोइंग पॉइंट्स, अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझना है तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में होना चाहिए। नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगर नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बेटा ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, ये हर जगह पर अप्लाई होती है, हर सिचुएशन में अप्लाई होती है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है हर जगह पर, हर सिचुएशन में इसको हम लागू कर सकते हैं। ये हर टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे बिजनेस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पर इसकी यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी होता है बेटा। तो इस तरह से पहला इसका प्रिंसिपल्स क्या है बेटा, यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी। सेकेंड की अगर हम बात करें, इट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अगर बात करें बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन, ये प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है बेटा। तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड एंड एक्सपीरियंस कलेक्टिव wisdom of the managers as well as the experimentation. For example, it is the matter of common experience that discipline of indispensable for accomplish any purpose. Principal finds mention of the managements. तो यहां पर क्या हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है किसके ऊपर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है बेटा। इस तरह से हम बात करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें बेटा तो फ्लेक्सिबल होते हैं, ये चेंजेस होती रहती है, ये रिजिड नहीं होते, ये डे टू डे चेंजेस होती रहती है। तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं बेटा। तो इस तरह से हमें करना है बेटा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड prescriptions which have to followed by the absolutely they are flexible। ये कैसे होते हैं बेटा, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हम की बात हमने क्या करा, सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है बेटा। सेकंड हमने बात करा ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, ये प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होता है बेटा। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये जनरल गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड होती है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस टू एक्शन बट नॉट टू प्रोवाइड एनी रेडीमेड सिचुएशन। भैया ये रेडीमेड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करती है, ये जनरल गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड होती है। इसकी कोई कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, कुछ गाइडलाइंस होती है, उसके ऊपर ये बेस्ड होता है बेटा। थर्ड प्रिंसिपल जो आपका है, इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस तरह से हम बात करेंगे बेटा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने क्या बताया बेटा, ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। तो मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। अब देखो फिफ्थ पॉइंट देखो बेटा, मेनली बिहेवियरल। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे होते हैं, बिहेवियरल होते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं उनको बिहेवियर को स्टडी करते हैं बेटा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम टू इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एम होता है कि किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, इसका ऑब्जेक्टिव होता है बेटा। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है मेनली बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि ज्यादातर फोकस किस पे करता है, ह्यूमन बिहेवियर पे हम बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स पे हम बात करते हैं। देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है किसके ऊपर बेस्ड होते हैं बेटा, तो मेनली बिहेवियरल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। आपको पता है साइंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। तो ये साइंस है तो कॉज एंड इफेक्ट, इसका इफेक्ट भी होता है, कॉज भी होता है, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज इंटेंडेड
टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज। ये किसके बारे में रिलेशनशिप बताती है बेटा? कॉज इन इफेक्ट के बारे में बताती हैं। सिमिलर टू सिचुएशन इन द लार्ज number of cases such as they tells us a particular principles as well the applied of the particular situation, what would be the its likely effects. The principle of management लेस देन द परफेक्ट सेंस मेनली अप्लाई टू ह्यूमन बिहेवियर। तो इसका ज्यादा फोकस किस पे होता है बेटा? ह्यूमन बिहेवियर पर होता है। इन रियल लाइफ सिचुएशन आर नॉट आइडेंटिकल, एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में बी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आगे अगर बात करें बेटा तो एक कंटिजेंट नेचर के होते हैं, ये किसी भी घटना के ऊपर डिपेंड करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंटिजेंट or dependent upon the prevailing situation at a particular point of the time. The application of principle has to changes per the requirements. तो ये ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो ये कंटिजेंट नेचर के होते हैं बेटा, ये किसी घटना के ऊपर डिपेंड करते हैं। से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज डिजर्व, अगर एक एम्प्लॉइज डिजर्व कर रहा है फेयर एंड जस्ट रेम्युनरेशन, बट व्हाट इज जस्ट एंड फेयर इज डिटरमाइंड बाय द मल्टीपल फैक्टर्स, उसके फेयर जो है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये सारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स है, नेचर्स है। तो यहां पर बेटा लास्ट पॉइंट था ये। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। सबसे पहला इसका क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। उसके बाद जनरल गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहला क्या है बेटा? ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। सेकंड अगर बात करें तो जनरल गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड है। थर्ड जो है ये बेस्ड है किसके ऊपर? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर। यहां पर एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं बेटा। उसके बाद क्या होते हैं? ये किसी कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं बेटा। फ्लेक्सिबल के बाद ये क्या है बेटा? ये मेनली बिहेवियरल को फोकस करते हैं बेटा। उसके बाद बताया गया है कि ये कंटिजेंट नेचर के होते हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं और ये कंटिजेंट नेचर के होते हैं। तो दीज आर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस तरह से मैंने यहां तक आपको बताया बेटा। फिर आगे हम स्टडी कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखता हूं बेटा क्या दिया हुआ है, फिर बताता हूं आपको। मेनली मैंने आपको सारा बताने की कोशिश करा इस चैप्टर में जो भी रिलेटेड है। चलो बेटा, अब हम बात करने वाले हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है बेटा? रोल, क्या रोल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, क्या रोल है, इसका क्या इंपैक्ट है। अगर मान लो इस प्रिंसिपल्स की अगर हम स्टडी करेंगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा बेटा, इसके बारे में बताया गया कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि कुछ यहां पर दिया है। द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग टर्म्स, फॉलोइंग पॉइंट्स में दिया है। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद द यूजफुल इनसाइट रियलिटी, एक मैनेजर को यहां पर क्या करती है? यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिससे वो क्या करता है बेटा? रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द मैनेजर विद द यूजफुल इनसाइट, उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इनसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। एंड्रेंस दीज प्रिंसिपल्स आर एड टू देयर नॉलेज एबिलिटी, इससे क्या होता है? मैनेजर के अंदर एबिलिटी इनहेंस होती है, नॉलेज की एबिलिटी, नॉलेज इनहेंस होती है, उसकी एबिलिटी में इंप्रूवमेंट होती है। इसके साथ बहुत सारी चीजें जो होते हैं, अंडर स्टेबिलिटी द मैनेजरियल सिचुएशन, बहुत सारे सिचुएशन को समझ जाते हैं किसकी मदद से? तो बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा। सेकंड जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप अच्छे तरीके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज हो, अगर इस प्रिंसिपल्स की अगर स्टडी करते हैं तो उनको इससे क्या हेल्प मिलती है? उनसे क्या कर पाते हैं? आप जो ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेस है उसका 100% यूटिलाइज कर पाते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इफेक्टिवली काम कर रही होती है। तो रिसोर्सेस ऑफ बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड, दे आर हैव टू पुट optimum uses by the optimum
यूज वी मीन दैट रिसोर्सेज शुड बी पुट यूज इन सच अ मैनर दैट देयर शुड बी मैक्सिमम बेनिफिट्स विद द मिनिमम कॉस्ट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें बेटा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज किस लेवल पे काम करे, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करे और मिनिमम कॉस्ट पे काम करे। तो ये प्रिंसिपल किसने दिया था बेटा, तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने ये चीजें बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके पास रिसोर्सेस है उसका 100% आप यूज करें, जिससे आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इफेक्टिवली काम करेगा और वो मिनिमम कॉस्ट पर होना चाहिए बेटा। चलिए हम थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो साइंटिफिक डिसीजन। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके ऊपर बेस्ड होता है बेटा, साइंटिफिक डिसीजन के ऊपर बेस्ड होता है। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट। डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, थॉट के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, विचार के ऊपर होना चाहिए। थॉटफुल एंड जस्टिफाइबल टर्म्स ऑफ द नीडेड पर्पज, जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्पज है उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए। दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक होना चाहिए, जो किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, किसी फिगर के ऊपर बेस्ड है, जो कॉज एंड इफेक्ट से संबंधित रखता है। तो इस तरह की चीजें होना चाहिए, साइंटिफिक के ऊपर बेस्ड होना चाहिए बेटा। उसके बाद है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। ये किसको फुलफिल करती है, मीटिंग चेंजेस एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। ऑल्दो द प्रिंसिपल ऑफ मैन प्रिंसिपल्स आर नेचर इन अ जनरल गाइडलाइंस। आप अभी आपको मैंने बताया था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे होते हैं, जनरल गाइडलाइंस नेचर के होते हैं, बट दे आर मॉडिफाइड एंड सच हैव टू मैनेजर मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। ये मैनेजर को गाइड करती है, ये मैनेजर को नॉलेज प्रोवाइड कराती है, और जिससे कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी तरह का रिक्वायरमेंट है तो उसको चेंज करते रहते हैं बेटा। तो ये कैसा होना चाहिए, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, जो आपके एनवायरमेंट को चेंज कर सके, हम उसके बारे में बात करते हैं बेटा। उसके बाद अगला पॉइंट है फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको भी पता है कि आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी चीज करते हो, सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशन आपसे होती है कि आप सही तरीके के क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कर सको, एट अ रिजनेबल कॉस्ट में होना चाहिए, एट अ मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड कर सके, और अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करे, और सोसाइटी में आप क्या करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर सके, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके। ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है बेटा। द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक forces business, especially limited companies, fulfill their social responsibility. Management principles have evolved in the response of these demands. Moreover, the interpretation of the principles assume never and contemporary meanings with the change in time. So, one word to talk equity today does not apply to wages alone, value of the customers with the डीलिंग विद द बिजनेस एसोसिएट्स। इस तरह की बातें करी जाती है बेटा। आगे पॉइंट्स देखते हैं हम। ये सारे क्या है बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए बेटा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्चेस। तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम आपको क्या करना चाहिए बेटा, ट्रेनिंग देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए, इनोवेशन पे ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या होगा, एक एम्प्लॉयज के अंदर वो चीजें, टैलेंट और नॉलेज की इंप्रूवमेंट होगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा वो काम कर सकते हैं, और जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा बेटा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट are at the core of the management theory. As such, these are used to the basis of management training. हमें ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए बेटा, एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, और हमें ध्यान देना चाहिए किस पे बेटा, रिसर्च के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है बेटा। तो यहां तक हम, ये सारे के सारे क्या है बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है बेटा। फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम बेटा बात करते हैं कि टेलर साइंटिफिक मेथड्स। अभी आपको मैंने बताया हैंडी फ्यूल के बारे में बताया था, अब आपको बताने जा रहा हूं टेलर साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू इंपॉर्टेंट एस्टीम ऑफ द अर्लियर। देखो यहां पर अगर हम बात करें टेलर की, स्कूल ऑफ थॉट ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू द क्लासिकल स्कूल। इन्होंने कहां पर स्टडी करा था बेटा, तो क्लासिकल स्कूल में।
तो यहां पर द क्लासिकल स्कूल ऑफ द फ्यूल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड मैक्स वेवर द ब्यूरोक्रेसी, इट विल नॉट द डिस्क्राइबिंग ब्यूरोक्रेसी हियर डिस्कशन फ्यूल प्रिंसिपल्स, हाउएवर दीज, ये किसने दिया था बेटा, हेनरी फ्यूल ने बताया था। बट अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक मैनेज एफ डब्ल्यू टेलर, एफ डब्ल्यू टेलर का पूरा नाम क्या है बेटा, एफेंड्रिंग विंस्लो टेलर। इनकी अगर हम बात करें तो मार्च 20 1856, और यहां पर अगर हम बात करें तो मार्च 21 मार्च 1915 वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। तब इसको क्या कहते हैं, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। इंप्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, इन्होंने किसको इंप्रूव करा था, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया था इन्होंने। और अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाने का काम किसने करा था बेटा, तो एफ डब्ल्यू टेलर ने करा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं बेटा। देखो यहां पर बेटा, यहां पर क्या बताया गया, शेयरिंग ऑफ गेन्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्किंग लीडिंग टू द कंप्लीट हार्मोनी। तो इस तरह से यहां पर एक डिपार्टमेंट है जो यहां पर शेयरिंग कर रहे हैं गेन्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अगर हम बात करें एफ डब्ल्यू टेलर, इट इज बेस्ड ऑन साइंस। तो यहां पर इन्होंने पहले सबसे पहले किस पे फोकस करा कि साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। इन्होंने एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंस के ऊपर बात करा, नॉट द थंब ऑफ रूल का मतलब होता है टेलर पायोनियरिंग इंट्रोडक्शन टू द मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और यहां पर अगर हम बात करें तो वी हैव ऑलरेडी रेफर टू द लिमिटेशन एंड रूल थंब ऑफ द एप्लीकेशन फॉलोड देयर इंडिशियस रूल्स ऑफ थंब। तो इन्होंने किसके ऊपर बेस्ड इन्होंने बात करा, तो साइंस, इनके प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, साइंस के ऊपर, नॉट द रूल ऑफ थंब। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, हार्मोनी होना चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता फैक्ट्री सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन इंप्लाइड दैट मैनेजर सर्व्ड अ लिंक बिटवीन द ओनर्स। यहां पर मैनेजर्स का लिंक होना चाहिए ओनर्स के साथ और वर्कर्स के साथ होना चाहिए बेटा। उसके बाद सिंस द मैनेजर्स दे हैड द मैंडेट get the work done from the workers। इसके बाद इनका थॉट प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। तो अगर एफ डब्ल्यू टेलर की बात करें तो इन्होंने किस पे फोकस करा, कॉपरेशन पे बात करा, नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज सारे क्या होने चाहिए, कॉपरेटिव होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। यहाँ पे सारे एक यूनिटी वर्क में काम करे, यूनिटी होकर के काम करे। तो देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट। तो यहां पर जो लेबर है और मैनेजमेंट है उनके साथ में क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होनी चाहिए। कॉपरेट करके आप चलो, आप इंडिविजुअली तरीके से नहीं जा सकते हो। तो इस तरह से इन्होंने बात करा। उसके बाद नेक्स्ट जो इनका प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट एंड इच एवरी पर्सन हिज योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सारे एफिशिएंसी, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ काम करे, ग्रेट प्रोस्पेरिटी के साथ करे और 100% फोकस करे अपने काम पे। तो इन्होंने एफ डब्ल्यू टेलर ने बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो 100% एफिशिएंसी के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, इस तरह से हमें काम करना है बेटा। तो अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स टू लार्ज एक्सटेंट, तो हम लार्ज लेवल पे हम बात करते हैं ऑन द पर्सनल कॉम्पिटेंसीज एंड सच साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो एस्टूड फॉर वर्कर डेवलपमेंट। तो यहां पर एक वर्कर की डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करा है। तो इस तरह से हमने एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा जो दिया गया प्रिंसिपल्स है उस पर हमने डिस्कस करा बेटा। अब आगे देखते हैं।
देखो बेटा यहां पर देखो बेटा, एक फैक्ट्री मैनेजर है, एक फैक्ट्री के मैनेजर है, यहां पर प्लानिंग इंचार्ज भी है और प्रोडक्शन इंचार्ज भी। आपको भी पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एक मैनेजर जो है प्लानिंग इंचार्ज है और एक प्रोडक्शन इंचार्ज है। इनका काम क्या है? इंस्ट्रक्शन ऑफ कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और इसके बाद हम अगर प्रोडक्शन इंचार्ज की हम बात करें तो क्या है यहाँ पर? स्पीड बोस, गैंग बोस, रिपेयर्स बोस, इंस्पेक्टर्स बोस। और यहाँ पर सबको अगर कौन, यहाँ पे कौन है बेटा? वर्कमैन है, तो सभी को इंडिकेशन दे रहा है बेटा। तो अगर थोड़ा सा मैं आज की क्लास की अगर डिस्कशन करूं तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा कि 14th प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में हमने डिस्कस करा। सेकंड जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड की अगर हम बात करें बेटा तो डिसिप्लिन के बारे में बात करा कि डिसिप्लिन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। उसके बाद कैसा होना चाहिए? यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए बेटा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। उसके अलावा हम अगर बात करें इसमें डिफरेंस क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, इन दोनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया। इसके अलावा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज की हमने बात करा कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज को एक रेम्यूनरेशन सही होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, और इसके अलावा स्केलर चेन क्या होती है, इस तरह की डिस्कशन हमने करा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस करा बेटा। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं तो यहां पर इक्विटेबल होना चाहिए, ऑर्डर्स होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल की बात करा। एंडी फ्यूल का प्रिंसिपल्स आज के टाइम पे क्या है, आज की एप्लीकेबिलिटी क्या है, पहले क्या था, इसके बारे में डिस्कशन हमने करा। तो इस तरह से लगभग मैंने सारे जो मेन कॉन्सेप्ट हो सकते हैं बेटा, मैंने सारा आपको इस चैप्टर में कराने का प्रयास करा है बेटा। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट रह चुका है, जैसे मोशन स्टडी क्या होता है, हम टाइम स्टडी किसे कहते हैं, तो ये डिफरेंस वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। यहां तक आप स्टडी करो ये सारे। और सबसे ज्यादा इस चैप्टर में अगर हम बात करें बेटा तो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई कंसेप्ट है तो हम उसको कहते हैं, हैंडी फोन ने 14 प्रिंसिपल जो दिया है उसको आप ध्यान से जरूर पढ़ेंगे। इनके FW टेलर क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये सारे आप रिवाइज अच्छे से करना और कॉपी में नोट डाउन करके करना बेटा, और अच्छे से रिवाइज करो। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा, यहां तक आप स्टडी करो और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा। यहां तक आप रिवाइज करके नोट करके और रिवाइज करके रखना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट रह चुका है उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।